हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रेवेन्यू कर्व इन डिफरेंट मार्केट्स। मतलब डिफरेंट मार्केट्स में कैसे रेवेन्यू कर्व को बनाया जाता है, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि अलग अलग मार्केट्स की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, इसी वजह से जो रेवेन्यू कर्व्स होती हैं वो भी अलग होती हैं अलग अलग मार्केट्स में। तो सबसे पहली कंडीशन है आपकी रेवेन्यू कर्व्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन में कैसी बनती है रेवेन्यू कर्व्स, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बनाकर बता देती हूँ रेवेन्यू कर्व। यहाँ पे आपने रेवेन्यू लेना है और नीचे आपको आउटपुट लेना है। तो रेवेन्यू कर्व्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन में आपको पीछे भी एक कंडीशन मैंने बताई थी कि इसमें क्या होता है, जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो इक्वल हो जाता है मार्जिनल रेवेन्यू के। ये हम एसएस कर्व ले लेते हैं। एसएस कर्व दोनों चीज़ों के बारे में बता रही है, एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू को। ये पैरेलल होती है ओएक्स एक्सिस के। इसका मतलब क्या है कि इट मीन्स परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल कर रहा है। एक फर्म क्या है, सेल कर सकती है एनी नंबर ऑफ यूनिट्स, कोई भी नंबर ऑफ यूनिट्स को सेल कर सकती है डिफरेंट एट अ गिवन प्राइजेस। मतलब ये आपके यूनिट्स हैं, कोई भी यूनिट्स को सेल कर सकती हैं गिवन प्राइस पे। तो ये होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन वाला कंसेप्ट, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं और मार्केट में एक ही प्राइस प्रिवेल कर रहा होता है। नेक्स्ट थिंग इज कर्व्स अंडर मोनोपली। मोनोपली में अब कर्व्स कैसे बनाई जाती हैं? अगर सिंपल मोनोपली की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, कर्व्स सिर्फ डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ये आपकी आउटपुट ले ली और ये आपका रेवेन्यू, ये आ जाते हैं आपकी मार्जिनल रेवेन्यू, ऊपर आ जाता है आपका एवरेज रेवेन्यू। मतलब इसमें क्या फिगर रिप्रेजेंट कर रही है, एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स अंडर मोनोपली। इसमें दोनों की दोनों कर्व्स क्या है, डाउनवर्ड स्लोप करवाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मोनोपलिस्ट को अपने यूनिट्स को बेचना है, ज़्यादा यूनिट्स को बेचना है, तो उसको प्राइस को कम करना पड़ेगा। क्योंकि हमने एक चीज़ डिस्कस की है ना, डिमांड का कैसे बनती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये बताती क्या है, रिलेशनशिप प्राइस और आउटपुट के बीच में। अगर मुझे ज़्यादा चीज़ें खरीदनी है, मतलब मैं मानूंगी कि लो प्राइस हो। अगर जितना प्राइस कम होगा उतनी ही डिमांड ज़्यादा होगी, और जितना प्राइस ज़्यादा होगा उतनी डिमांड कम होती है। तो ये चीज़ भी इसी कंसेप्ट पर ही बेस्ड है। ये तो बात की हमने जस्ट सिंपल मोनोपली की। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो है प्योर मोनोपली की, जहाँ पर हम देखने को मिलता है कि एक प्रोड्यूसर के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, कि उसी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे चीज़ों को बेचना चाहता है। अगर इसकी बात करें तो इसमें जो आपकी एवरेज रेवेन्यू होती है, जो वो कर्व होती है, वो बनती है प्योर मोनोपली में बनती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की ये शेप होती है, ये बनती है आपकी एवरेज रेवेन्यू कर्व। ये तब बनाई जाती है जब प्योर मोनोपली की कंडीशन हो, जब प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर उसको अपनी आउटपुट को सेल करवाना है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे ना, तो वो क्या कर सकता है, कंज्यूमर की पूरी इंटायर इनकम को ऑब्टेन करवा सकता है। उसके बाद मतलब इतनी ज़्यादा पावर होती है। इस केस में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाया जाता है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है। जो टोटल रेवेन्यू है ना, वो कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। इसी वजह से जो हम इसमें लाइंस ड्रॉ करवा के देखेंगे ना, वो एरिया जो आएगा वो सेम टू सेम रहेगा। अगर ये हम एरिया ले लेते हैं, ये वाला, सपोज करो ना कि 2 आउटपुट आपको मिल रही है 4 प्राइस पे। 4 प्राइस पे लोग 2 आउटपुट ले रहे हैं और 2 पे ले रहे हैं 4। दोनों कंडीशंस अगर देखेंगे ना, 4x2 करवा दो या 2x4 करवा दो। अगर 8 इनकम है, 8 की पूरी क्या है, लग रही है, ये आपका टोटल रेवेन्यू है 8, वो तो चेंज नहीं हो रहा। तो इसी वजह से क्या होता है, वो इसके पास इतनी पावर होती है कि वो इंटायर इनकम कंज्यूमर की क्या करवा सकता है, कंज्यूम करवा सकता है। और ये जो नीचे कर्व बनी है ना, इसी को हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू कहेंगे, इसी को। क्योंकि देखो 8 - 8 करवाएंगे 0 ही आ जाएगा ना। टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट है, तो मार्जिनल रेवेन्यू अपने आप ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर सपोज का किया गया है कि कंज्यूमर की इनकम 8 रुपये है, ओके, और वो गुड्स ऐसी खरीदता है जो मोनोपलिस्ट के द्वारा बेची जा रही है। जब मोनोपलिस्ट अपना प्राइस फिक्स करता है 4, तो वो सेल करवाता है 2 यूनिट्स आउटपुट की, ठीक है। जब वो 4 फिक्स कराता है, सेल करवाता है पी पॉइंट पे 2 यूनिट्स आउटपुट की। और जब प्राइस क्या है, वो कम फिक्स करवाता है, 2 फिक्स करवा देता है, तो वो 4
बेच देता है। ये आपकी क्या हो गया, क्यू पॉइंट। और क्यू पॉइंट पे भी देखो टोटल रेवेन्यू तो दोनों का दोनों सेम ही है, 4 × 2 कर दो या 2 × 4 कर दो, 8 ही रहने वाला है। टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट है, मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाएगा। और जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो आपकी क्या बनेगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो एरिया है वो इस एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है आपकी पूरी की पूरी इंटायर इनकम को ऑब्टेन करने की। तो ये वाला एक कंसेप्ट इसमें आ जाता है। नेक्स्ट थिंग इज रेवेन्यू कर्व्स अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में आ जाती है आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, डिओपोली, ये सारा कुछ आ जाता है। इसमें हम लोग मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली की बात करेंगे। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होते तो सेम है, डिफरेंस क्या होता है, उनकी जो कर्व्स की इलास्टिसिटी होती है। देखो उसमें इलास्टिक कम होती हैं कर्व्स, इसमें ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ना कुछ सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। मोनोपोलिस्टिक एक फीचर होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स वाला। फॉर एग्जांपल सॉप की ब्रांड है तो वो कोई भी हो सकते हैं, लक्स हो सकता है, ब्रीज हो सकता है, डिटोल, ये सारे के सारे आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं। तो अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर के पास क्या है, सब्सटीट्यूट अवेलेबल होता है। इसी वजह से इसकी जो कर्व्स होती हैं वो ज़्यादा इलास्टिक बनती हैं, ये ऐसे बनती हैं। ये मार्जिनल रेवेन्यू हो गया और ये एवरेज रेवेन्यू होगा, मतलब ज़्यादा इलास्टिक बनती हैं क्योंकि कंज्यूमर के पास सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। बस ये डिफरेंस होता है, इनकी कर्व्स नहीं बनेंगी दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग। मोनोपोली में कम इलास्टिसिटी होती है क्योंकि हमारे पास सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होते, और मोनोपोलिस्टिक में ज़्यादा इलास्टिक होती है। इसका मतलब एक मोनोपोलिस्ट राइज करता है अगर प्राइस को, तो डिमांड उस चीज़ की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लोग दूसरी तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे इसी वजह से। और अगर वो प्राइस को राइज करवाता है, डिमांड उसकी कम हो जाएगी, प्राइस को कम करवाता है तो डिमांड उसकी राइज हो जाएगी उस प्रोडक्ट की। बस ये चीज़ बन गई, इसमें रेवेन्यू कर्व ऐसे बनाई जाती हैं। नेक्स्ट थिंग इज ओलिगोपोली। अब ओलिगोपोली में कैसे रेवेन्यू कर्व बनाई जाती है, ओलिगोपोली वाला कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से समझने वाला कंसेप्ट है। तो इसमें जो नीचे आ जाएगी क्वांटिटी, ऊपर आपका रेवेन्यू आ जाएगा। ओलिगोपोली होता क्या है, जब बहुत फ्यू सेलर्स हों मार्केट में। जैसे हम ले सकते हैं कोई कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई जिसके बहुत कम सेलर्स होते हैं मार्केट में, BMW की हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हैंडफुल ऑफ सेलर्स होते हैं इसमें। इस सिचुएशन में जो आपकी एवरेज रेवेन्यू कर्व बनती है ना, वो थोड़ी किंकी बनती है। किंकी का मतलब अगर ये ऐसे है, ये ऐसे पहले आपकी एवरेज रेवेन्यू कर्व जा रही थी, नीचे आते आते यहाँ पे किंक आ जाएगा और ये डिमांड कर्व ना, एवरेज रेवेन्यू कर्व ऐसे बननी शुरू हो जाएगी। ये हम पॉइंट ले लेते हैं D और D1। ये आपकी एवरेज रेवेन्यू कर्व है क्योंकि डिमांड कर्व को ही एवरेज रेवेन्यू कर्व का नाम दिया जाता है। DD1 हो गई। ये डिमांड कर्व किसके कॉम्बिनेशन से बनी है, दो डिमांड कर्व के कॉम्बिनेशन से। यहाँ पर हम एक किंक वाले का पॉइंट दे देते हैं K पॉइंट। एक DK से बनी है और एक बनी है KD1 से। दो यहाँ पर डिमांड कर्व से बनाई गई है। जो अपर पोर्शन है K पॉइंट से, देखो जो अपर वाला पोर्शन है वहाँ पर एवरेज रेवेन्यू क्या है, इलास्टिक है, यहाँ पर इलास्टिक है। और जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पर क्या है, इन इलास्टिक है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ना ओलिगोपोली में कुछ कार्टल्स बनाए जाते हैं, एग्रीमेंट्स होती हैं। अगर एक जो मार्केट है वो दूसरे की बात नहीं मानती, अगर मान लेते हैं तो इलास्टिसिटी ज़्यादा हो जाती है, नहीं मानते तो इन इलास्टिक, मतलब दोनों को ही क्या होता है, नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। कंज्यूमर अपनी डिमांड को शिफ्ट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी इसी वजह से क्या होता है, एक किंक सा आ जाता है। अपर पोर्शन ज़्यादा इलास्टिक है, नीचे वाला पोर्शन कम इलास्टिक है। और सबसे पहली बात, जो एयर वाला अपर पोर्शन है ये किस बेस पे बनाया गया है, ये ऐसी अजम्पशन है कि जब एक फर्म अपने प्राइस को चेंज करती है तो दूसरी फर्म अगर अपने प्राइस को क्या रखती है, कांस्टेंट रखती है। मतलब एक फर्म ने तो अपना प्राइस चेंज करवा दिया लेकिन दूसरी जो फर्म्स हैं वो अपना प्राइस कांस्टेंट रखे। इस वजह से क्या होता है, जब एक फर्म चेंज करती है अपना प्राइस का तो उसकी सेल्स एकदम से इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, इसीलिए उसकी कर्व क्या बनती है, इलास्टिक बनती है, लचक आ जाती है उसमें। और जो लोअर पोर्शन है वो बताता है इन इलास्टिक डिमांड।
ये इस assumption पे बनाई गई है कि सारी की सारी फर्म्स अपना प्राइस क्या करेगी, चेंज करेगी। अगर सभी फर्म्स ने अपना प्राइस क्या कर दिया, कम कर दिया, तो क्या होगा, सिर्फ एक की सेल नहीं इफेक्ट होगी बल्कि सभी की सेल्स पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो एक का इंक्रीज़ नहीं आएगा बल्कि सभी का आएगा, लेकिन बहुत थोड़ा इंक्रीज़ आएगा, क्योंकि अब मान के चलो ना, मैंने अपनी फर्म का प्राइस कम किया है और दूसरों ने कांस्टेंट रखा है, तो मेरे पास लोग ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, इलास्टिक है डिमांड वहाँ पे। और दूसरी तरफ अगर मैंने प्राइस लो किया, सभी ने अपना प्राइस लो कर लिया, तो इसका मतलब मुझे कम फ़ायदा होगा, लोग अब दूसरी तरफ भी जा सकते हैं सामान को ख़रीदने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर इन इलास्टिक है, यहाँ पर क्या है, वहाँ पर इलास्टिक है। अब हम बनाएंगे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ये तो आपकी बनी थी एवरेज रेवेन्यू, इसकी मार्जिनल रेवेन्यू अलग से बनानी पड़ेगी। अब ये कहाँ तक बनेगी, ये वाला पॉइंट लो, इससे टच कराओ, यहाँ तक बनेगी। अब नीचे क्या आती है, डिसकॉन्टीन्यूटी आ जाती है, और इसकी जो KD1 AR कर्व है डिमांड का, उसकी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ये वाली बनेगी, ये वाली। तो ये मैं पॉइंट दे देती हूँ P, और ये पॉइंट है आपका R, ये R पॉइंट है। अब हमारी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कौन सी बनी है, डी के मतलब एवरेज रेवेन्यू की बन गई आपकी DP1, इसको DP ले लेते हैं, DP बनी है, और नीचे वाली की क्या बनी है, RM, यहाँ पे M दे देते हैं पॉइंट, RM बनी है। अब मार्जिनल रेवेन्यू का भी अपना अपना रोल है। पूरी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कौन सी है, DP, R और M है। तो किंक, इसी वजह से जो किंक आया है ना, वो डिसकॉन्टीन्यूटी शो करवाता है। ये आपकी क्या है, PR क्या है, डिसकॉन्टीन्यूटी। मार्जिनल रेवेन्यू में कुछ ना कुछ डिसकॉन्टीन्यूटी आई है, ये उसको शो करवाता है। PR जो पोर्शन है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का, विच इज़ बिलो K पॉइंट के बिलो है, वो डिसकॉन्टीन्यूटी शो करवाता है। और देखो अब DP पोर्शन है जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का, वो क्या है, इज़ बिलो, ज़्यादा इलास्टिक है, ठीक है, और नीचे वाला क्या है, वो थोड़ा कम इलास्टिक है। तो ये चीज़ बस आपको ध्यान में रखनी है, ये कम इलास्टिक है, वो ज़्यादा इलास्टिक है। और जो RM पोर्शन आप देख पा रहे हो, ये वाला पोर्शन है RM पोर्शन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, वो क्या है, बिलो है इन इलास्टिक पोर्शन के, क्योंकि यहाँ पर जाके ना वो नेगेटिव हो रहा है। ये हमें बताता क्या है कि फर्म अगर अपना प्राइस लो करवाती है तो टोटल रेवेन्यू में कोई भी इंक्रीज़ नहीं आएगा। तभी ये चीज़ ऐसे बनती है कि नेगेटिव बनना शुरू हो जाती है, टोटल रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा बल्कि आपको डिसकॉन्टीन्यूटी शो हो रही है, आपकी रेवेन्यू कम होता जा रहा है बढ़ने की बजाय। तो कुछ सडन चेंज आने की वजह से जो आपकी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है ना, वो डिसकॉन्टीन्यूटी आ जाती है उसमें, और ज़्यादा इलास्टिक भी हो सकती है, लेस इलास्टिक भी हो सकती है। तो ओलिगोपोली का थोड़ा डिफरेंट सा कंसेप्ट है। ये इस वजह से देखा जाता है कि कुछ फर्म्स एग्रीमेंट करती हैं, कुछ फर्म्स एग्रीमेंट नहीं करती हैं। इस वजह से मार्केट कंडीशन में ना थोड़ी डिसकॉन्टीन्यूटी आ जाती है, और आपका किंक बनता है। दो डिमांड कर्व आपको बनानी पड़ती है, एक इलास्टिक वाली और एक इन इलास्टिक वाली। इलास्टिक वाली में क्या होगा कि जो लोग हैं, यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू किस असम्पशन पे बनी है कि एक फर्म ने अपना प्राइस चेंज किया, दूसरी ने कांस्टेंट रखा है, तो यहाँ पे फ़ायदा है। और अगर ये नीचे वाली पे आ जाते हो, KD1 वाली पे आ जाते हो, इन इलास्टिक है, मतलब एक फर्म ने अपना प्राइस चेंज किया, बाकी सब ने चेंज कर दिया, तो एक फर्म को थोड़ा लिटल ही प्रॉफिट होगा KD1 पे। ये है आपकी इन इलास्टिक। देखो जब डिमांड कर्व इन इलास्टिक होती है ना, तो सेलर को फ़ायदा होता है, और अगर डिमांड कर्व इलास्टिक होती है ना, तो कंज्यूमर को फ़ायदा होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।